हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का ऑलरेडी एक सेशन तो हो चुका था, आपको पता है, और रिमेनिंग केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसे कि आईआईटी जैम, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इन सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हम आज के सेशन में केमिकल बॉन्डिंग के कवर करवाएंगे। और इस सेशन के बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी 100% आपको आइडिया आ जाएगी। तो आपके स्टडी के लिए एक आपको वे मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए। ऐसे ही आपका हर एक चैप्टर हम यहाँ पे क्लियर करवाने वाले हैं, हर एक डाउट क्लियर करवाने वाले हैं और सारे चैप्टर के पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को हम साइड में करते जाते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये पहला टॉपिक चूज किया था, राइट। सो पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और इस सेशन में हम केमिकल बॉन्डिंग के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो स्वैग गर्ल इज हियर। हेलो, वेरी वेलकम टू द आईएफएस। जल्दी से लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके जो भी ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस सीरीज के बारे में आप जरूर बताना कि पीवाईक्यू सीरीज में सारे एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। So let us start with our very first question from chemical bonding. NaF, KF, MgO and CaO, they are crystalline solid. They have NaCl structure. अब इन सबका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा है, ठीक है। Their lattice energies vary in which order? अब ये जो यहाँ पे उन्होंने सॉलिड के एग्जाम्पल दिए हैं, आयोनिक सॉलिड के, उनकी लैटिस एनर्जी किस तरीके से वैरी होती है? कौन से कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, कौन से कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे कम है, बस ये आपको बताना है। राजेंद्र कुमार इज हियर। नमस्ते राजेंद्र कुमार, वेलकम टू आईएफएस। जल्दी से लिंक शेयर करो, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। अब इसका आंसर कैसे आ सकता है, मुझे बताओ। लैटिस एनर्जी कौन से दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होती है? लैटिस एनर्जी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? हेलो राजू मन्ना, वेलकम टू द आईएफएस। संध्या पाटिल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आईएफएस। जल्दी से लिंक शेयर करो और इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में सभी लोगों को हेल्प करनी है कि क्या इसका आंसर आ सकता है, कौन सा अप्रोच हम यहाँ पे लगा सकता है। तो लैटिस एनर्जी के बारे में सबको पता होता है। आप 11th 12th स्टैंडर्ड से लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ते आए हो कि वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ जल्दी से। तो मैं एक हिंट देती हूँ, लैटिस एनर्जी वो है जो दो आयंस को कंबाइन करने के लिए यूज होती है। लैटिस एनर्जी किसी कंपाउंड की बहुत ज्यादा है, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी सपोज ज्यादा है, इसका मतलब उस सोडियम एंड क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर्षिल बोल रहे हैं आंसर इज बी, स्वैगर बी बोल रही है, आदिति कुमावत गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आईएफएस। ठीक, अरुण अरूप बोल रहे हैं आंसर इज बी, वेरी गुड। So lattice energy, it is directly proportional to the amount of charges on cation and anion. Lattice energy is directly proportional to charge on cation, I am denoting it by Z plus, and charge on anion, that is Z minus. It is inversely proportional to the radius of cation and radius of anion. अब यहाँ पे अगर हम चार्ज फैक्टर पहले कंसिडर करें, क्योंकि चार्ज फैक्टर ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है। तो देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज। कैल्शियम ऑक्साइड है 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। यहाँ पे फिर पोटेशियम है और सोडियम है। पोटेशियम एंड सोडियम में सोडियम की साइज कम है, पोटेशियम की साइज ज्यादा है, इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑलवेज हमें प्रायोरिटी देनी है चार्ज को, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन पहले सेशन में हो चुका है, कोई बात नहीं आदिति, एक बार हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैग्नीशियम
कैल्शियम, दोनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है। अब हम क्या करेंगे, साइज कंपेयर करेंगे। पहली बात तो चार्ज कंपेयर कर लिया, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी। अब इन दोनों के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, सो स्मॉल इज द रेडियस, मोर इज द लैटिस एनर्जी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम के बीच में सोडियम की साइज कम है, पोटेशियम की साइज ज्यादा है, सो सोडियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। सो NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, फिर सबसे कम लैटिस एनर्जी KF की है, यानी कि पोटेशियम फ्लोराइड। ठीक है, नाउ लेट अस टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हुआ था क्या, बताओ, ये क्वेश्चन हमने पहले सेशन में सॉल्व किया था क्या? जल्दी से सबको ट्राई करना है। विथ रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर क्या है? एटॉमिक रेडियस की ऑर्डर, ये सही है या नहीं है? सो विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है आदित्य, ये हुआ था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आया था बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा, देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम देखते हैं, सो फ्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ऑलवेज हाई देन सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सो क्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। ओके ठीक है, बाकी जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर बताओ, क्या था इसका सही आंसर? रोहित बोल रहे हैं आंसर इज डी। ठीक है, फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। बी क्या है देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। अब पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 का है, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का है, और एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 13 का है। ग्रुप 13 की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज कम होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिनियम की कम चाहिए थी, मैग्नीशियम की ज्यादा चाहिए थी। अगर ये सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, ये दोनों भी एक पीरियड के हैं, तो क्या होगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो एल्यूमिनियम की कम चाहिए थी, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की होती है, ये भी इनकरेक्ट। आयोनिक रेडियस पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम 2+ की सबसे कम है। टॉप टू द बॉटम आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि लेस आयोनिक रेडियस। तो मैग्नीशियम 2+ की सबसे कम है, पोटेशियम प्लस की सबसे ज्यादा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड राजेंद्र कुमार, आदिति, स्वैग गर्ल, वेरी गुड, सबने सही आंसर किया है। लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन लिया था क्या हमने एक बार, देखो विश्वजीत, यस योर आंसर इज करेक्ट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, non-metallic character of element decreases as ionization potential increases। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताओ। non-metallic character of element decreases as ionization potential increases। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आप ग्रुप 13 का एग्जांपल लेते हो, सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वी नो दैट top to the bottom metallic character increases, top to the bottom metallic character increases and top to the bottom ionization potential decreases। यानी कि metallic character जब increase होता है तब ionization potential decrease होता है। अब इन्होंने क्या दिया है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट अगर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होना यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना, तो सेम ही हो गया। टॉप टू द बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर जब इंक्रीज होता है तब आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है, और इन्होंने दिया है इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। वेरी गुड राहुल, यस 1 करेक्ट नहीं है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होना यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना,
टॉप टू द बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज, ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये स्टेटमेंट ए क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। स्टेटमेंट बी के ऊपर फोकस करो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, सही है? यस, वेरी गुड। तो विश्वजीत ने आंसर किया है, रोहित ने आंसर किया है, राहुल ने किया है, स्वैग गर्ल ने आंसर किया है, वेरी नाइस। सो टॉप टू द बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल decreases, so this is the correct। अब second ionization potential of calcium is larger than potassium, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमें पता है, बट क्यों फॉल्स है बताओ। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कैल्शियम एंड पोटेशियम का, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर पोटेशियम है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, कैल्शियम प्लस है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन बाकी है, ये पोटेशियम प्लस है। अब देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन से आयन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, पोटेशियम प्लस को, क्योंकि इसकी जो इनर शेल है वो फुलफिल्ड है, इसकी जो भी इनर शेल होगी वो फुलफिल्ड होगी और वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो पोटेशियम का सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पूछा है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल सिलेक्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी आर करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट में वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा होता तो किसका ज्यादा आता, किसका ज्यादा आता, लेफ्ट टू द राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, राइट, तो कैल्शियम का वहां पे ज्यादा आता। बट यहाँ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो वो पोटेशियम का ज्यादा आएगा, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है ये। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, नो, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव नहीं हो सकता, सो देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। Hence the correct statement is B। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। The common features of rubidium plus Kr and Br minus, इनके कॉमन फीचर्स क्या है? पहले तो हम इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के टाइप में मैंने क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब होता है एक से ज्यादा भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पहले अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन और कमेंट में मुझे आंसर करो इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो कॉमन फीचर्स ऑफ आरबी प्लस के आर एंड बी आर माइनस। पहली बात आपको एक हिंट देती हूँ, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन आप लोकेट कर लो, कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में ये सारे आयन्स प्रेजेंट है, इनकी एक बार पोजीशन आप पीरियोडिक टेबल में देख लो तो आपको ये क्वेश्चन इजी होगा, बहुत ही इजी होगा जब आप पोजीशन इनके देख लोगे। राहुल बोल रहे हैं ए इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल, अच्छे से सब लोग ट्राई कर रहे हो, बाकी लोगों के भी आंसर आने चाहिए। रोहित बोल रहे हैं ए एंड डी, वेरी गुड रोहित, वेरी नाइस, बाकी लोगों को भी ट्राई करना है। तो देखो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ब्रोमीन से, सो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ पर आता है, राइट। यहाँ पर नियॉन, अर्गोन, क्रिप्टॉन आता है, तो Br माइनस दिया है, क्रिप्टॉन दिया है एंड Rb प्लस, यानी कि यहाँ पे सपोज लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पे Rb प्लस, यानी कि Br माइनस। क्रोमियम से इसके पास अगर हम क्रोमियम एंड Br कंपेयर करते हैं तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्रोमियम के कंपैरिजन में 1 से कम है, बट नेगेटिव चार्ज ने वो भी कंप्लीट कर दिया। अब क्रोमियम के बाद आता है रुबिडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्रोमियम से ज्यादा है बट एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो सारे एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का क्रोमियम से 1 से कम था बट नेगेटिव चार्ज लगा दिया, क्रोमिन से रुबिडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा था बट पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सारे एलिमेंट के पास अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। तो देखो दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है।
अब दूसरा ऑप्शन देखो, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज depends upon the number of proton inside the nucleus, but bromine, chromium and rubidium, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इनका डिफरेंट ही आएगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आशीष, वेरी गुड आफ्टरनून। सुभाजीत बोल रहे हैं ABCD, ए तो करेक्ट है, बी अभी हमने क्या देखा है, ये इनकरेक्ट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन तो डिफरेंट है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो अट्रैक्ट करने की पावर डिफरेंट है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। अब देखो, हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नो। कैटायन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज हाई होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटायन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट डी क्या है देखो, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यस, दे आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके पास, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, यस। सो ए एंड डी, दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर थर्ड क्वेश्चन। among the following element having maximum inert pair effect, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आपको क्या पता है? टॉप टू द बॉटम, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, मुझे कमेंट में आंसर करो। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में क्या पता है? केमिस्ट्री ट्रिक्स एंड टिप्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून विश्वजीत, वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखो, among these element the maximum inert pair effect is shown by which element? तो maximum inert pair effect कौन दिखाएगा? ठीक है, राहुल बोल रहे हैं आंसर बी है, आदित्य कुमावत आंसर बी है, आशीष बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन फ्री में है क्या? मैंने किया मगर हुआ नहीं। टेस्ट सीरीज यानी कि आप ये बोलना चाहते हो क्या, जो भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की टेस्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड की है वो तो फ्री में है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर करना है, वो बिल्कुल फ्री में है, वो बिल्कुल फ्री में है। बस आपको क्या करना है, IFS ऑनलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ राइट हैंड टॉप कॉर्नर में एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करो। जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होगा वो लॉगिन करते समय डालो, उसके ही लेफ्ट साइड को लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन में वो यूजर आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, वहाँ पे कॉन्टेस्ट दिखेगी आपको, और कॉन्टेस्ट में जाने के बाद आपको फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इनके फ्री क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम और 2 टॉपिक के क्वेश्चन अपलोड करेंगे। धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक के फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्विज, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो, और कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है ये टेस्ट कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यस आशीष, वही बिल्कुल फ्री है। अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके आपको लॉगिन में जाना है, उसके लेफ्ट साइड को लॉगिन का ऑप्शन है, वहां पे जाओ, फिर कॉन्टेस्ट के ऑप्शन में जाओ, आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिखेंगे। थर्मोडायनेमिक के एटलीस्ट 12 to 15 कॉन्टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, और सारी चीजें बिल्कुल फ्री में है, तो उसके टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बी आंसर बोल रहे हैं सब लोग। अब देखो, ऑल दीज आर एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। टॉप टू द बॉटम इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस, इसका मतलब होता है ग्रुप 14 के एलिमेंट के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन
s सब शेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। अब हम देखते हैं क्या होता है when we go from top to the bottom. As we go from top to the bottom, this s electron pair become inert. इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल become inert. वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इजीली लूज नहीं होते हैं, वो बॉन्डिंग के लिए यूज ही नहीं होते हैं। तो जो भी हमारे एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो होगी ड्यू टू लॉस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। अभी यहाँ पे p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो टॉप टू द बॉटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से एटम के लिए होगी? जो सबसे नीचे है, लिड, राइट। तो इसका रीजन आपको समझ में आ गया है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम इनर्ट। वो लूज नहीं होती है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी फिर? +2 ड्यू टू लॉस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी लिड के लिए। Hence the correct answer is yes. कलीन, आयुषी, आशीष, आकाश, सुभजीत, बाल गोविंद, वेरी गुड आफ्टरनून, अरुण, अनूप, अरूप दास, वेरी गुड वेरी गुड। तो सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, आदित्य डोंट वरी, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आपने आईएफएस केमिस्ट्री के ऊपर देखा होगा रिएजेंट की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईएफएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रिएजेंट की सीरीज जो कि अविनाश सर स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे आपका पूरा ऑर्गेनिक का रिएजेंट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है आदित्य? तो रिएजेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उस सीरीज में स्टार्ट होंगे, कंप्लीट होंगे, तो आपको वो सीरीज देखनी है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, यस कलीन बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है। अब आपको पता है जिसकी एनर्जी कम होती है वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है। अब अगर हम देखें तो s ऑर्बिटल यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो s ऑर्बिटल यहाँ पर है, इसके बाद इसके बाहर जो है वो p ऑर्बिटल है और इसके बाहर जो है वो d ऑर्बिटल है। तो पेनिट्रेशन पावर इज हाई फॉर s ऑर्बिटल, देन p, देन d, और लीस्ट होती है f ऑर्बिटल के लिए। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन पावर। ठीक है? यस आशीष, गुड इवनिंग। राज, आशीष वेरी गुड। यस आदिति, ओके। सो पेनिट्रेशन पावर क्लियर हो गई है। कलीन, पेनिट्रेशन पावर क्लियर हो गई है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। s ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, फिर p, फिर d, और सबसे कम होती है f ऑर्बिटल की, क्योंकि s ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब ये देखो आपका एमएससी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट इज करेक्ट फॉर देयर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर? इसके लिए एक स्टेटमेंट काफी है, बस एक स्टेटमेंट आप याद रखो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या स्टेटमेंट याद रखना है ये मैं बताती हूँ। सो टॉप टू द बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी, टॉप टू द बॉटम thermal stability of group 1 and 2 carbonate, thermal stability of group 1 and 2 carbonate increases and their decomposition temperature also increases, their decomposition temperature also increases। अब thermal stability का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हो, राहुल ने आंसर बता दिया है डी, ओके राहुल, विल चेक। इफ यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है, इसे हीट करने के बाद कार्बोनेट कैन डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट इट कैन डिकम्पोज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस इट कैन रिलीज द CO2 गैस, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब टॉप टू दी बॉटम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि हीट देने के बाद भी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, हीट प्रोवाइड करने के बाद भी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। मतलब इनको अगर डिकम्पोज करना होगा तो ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो टॉप टू दी बॉटम डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो बैरियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा स्ट्रोंशियम,
फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। यस, तो बी डी में क्यों कंफ्यूजन है? टॉप टू दी बॉटम, टॉप में कौन है? सबसे टॉप में कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड टॉप टू दी बॉटम डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो बैरियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यस यस, ठीक है। तो डी में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपका? मैग्नीशियम कार्बोनेट तो लीस्ट स्टेबल है, सबसे ऊपर का कार्बोनेट जो है वो लीस्ट स्टेबल है। टॉप टू दी बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस, यानी कि यहाँ पे बैरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो बैरियम कार्बोनेट सबसे पहले आएगा और लीस्ट थर्मल स्टेबल मैग्नीशियम कार्बोनेट है। यस यस, कोई बात नहीं, गलती हुई कोई बात नहीं। आयुषी वेरी गुड, राजेंद्र, आदिति एंड शुभजीत, इन्होंने सही आंसर किया था। वेरी नाइस, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको? यस आशीष, आंसर इज बी। वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट डाउन करो अच्छे से, नोट डाउन करो अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। ये सारे के सारे ऑक्साइड दिए हैं, ठीक है। बैरियम कार्बोनेट डोंट डिकम्पोज, इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। यस कलीन, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है, स्टेबल है यानी कि डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। राइट, वेरी गुड। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स। अब इसके लिए भी बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर जस्ट वन स्टेटमेंट फॉर दिस। एसिडिक कैरेक्टर के बारे में अगर हम पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर द पीरियोडिक टेबल, सपोज ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, अब लेफ्ट टू द राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड increases. So as we go from left to the right, एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स है उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एंड टॉप टू द बॉटम बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब हमें देखना है एलिमेंट कौन से दिए हैं, तो देखो ये मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का है, तो सेकंड ग्रुप में यहाँ पे मैग्नीशियम लिखो। 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम है, 13th ग्रुप में यहाँ पे एल्यूमिनियम है, 14th ग्रुप में यहाँ पे सिलिकॉन है एंड 15th ग्रुप में यहाँ पे फॉस्फोरस है। सो लेफ्ट टू द राइट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड विल इंक्रीज। सबसे राइट को कौन है? फॉस्फोरस है, तो इसका जो ऑक्साइड है P4O10 दिया है, दिस इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमंग दीज गिवन एलिमेंट। राइट, इसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाई इज द एसिडिक कैरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो आप, बट ये जो हमने ऑर्डर लिखी है ये ऑर्डर आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेप आप कब कंपेयर कर सकते हो? जब सेम सेंट्रल एलिमेंट है, अगर आपका सेंट्रल एलिमेंट सेम है, फॉस्फोरस +2, फॉस्फोरस +4, फॉस्फोरस +6, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कब अप्लाई करना है? जब सेम एलिमेंट है, तब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे P4O10 इज द मोस्ट एसिडिक, उसके बाद है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके बाद है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे लीस्ट एसिडिक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, उनका नेचर तो बेसिक है, और यहाँ पे हमें एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर पूछी है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एसिडिक ऑर्डर सबसे कम होगी क्योंकि वो बेसिक है, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज सी। किन किन लोगों ने सी दिया है? देखो, भूपेंद्र प्रजापत, वेरी गुड, राजेंद्र कुमार, रोहित, शुभजीत, आकाश, आदिति, आयुषी, बाल गोविंद देव, वेरी गुड, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, सारे लोगों ने सी आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो अब हमारा ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से
द सेट ऑफ क्वांटम नंबर विद द सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड। अब ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें 4 क्वांटम नंबर दिए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे उन्होंने एल की वैल्यू भी दी है, एमएल की वैल्यू भी दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें ऐसे 2 ऑप्शन चूज करो, ऐसे ऑप्शन चूज करो। एक ही ऑप्शन में देखो, यहाँ पे एन एल की वैल्यू है, यहाँ पे एन एल की वैल्यू है, तो एक ही ऑप्शन में जो 2 क्वांटम नंबर के सेट दिए हैं उन दोनों में रेडियल नोड सेम आने चाहिए, ऐसा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 2 क्वांटम नंबर के सेट दिए हैं, यहाँ पे एन एल है, यहाँ पे भी एन एल है, तो कौन से ऑप्शन में ऐसे दोनों सेट है जिनके रेडियल नोड सेम है। अब इसकी हिंट क्या है, रेडियल नोड का फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियल नोड्स? व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियल नोड? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियल नोड इज n माइनस एल माइनस 1, राइट, n माइनस एल माइनस 1। तो देखो ऑप्शन ए में हम देखते n माइनस एल 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2, यहाँ पे 2 रेडियल नोड आएंगे। यहाँ पे देखो n माइनस एल 2 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ 1 आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। ऑप्शन बी 3 माइनस 1 माइनस 1, इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 माइनस 1, इसका आंसर 0 आएगा, ये भी सेम नहीं है। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, तो इन दोनों में भी 0 रेडियल नोड है। यहाँ पे 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है देखो, यहाँ पे अग्निश नाथ, कलीन वेरी गुड, भूपेंद्र वेरी गुड, राजेंद्र कुमार, आदित्य कुमावत, आकाश बिसोई, राहुल वेरी गुड, राहुल, भूपेंद्र यस, भूषण वेरी गुड, संध्या वेरी गुड, वेरी गुड, सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। आदित्य, कलीन यस, कलीन, राजेंद्र, भूषण। अब देखो नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। 3pz ऑर्बिटल हैज, ये है अगेन MSQ। 3p ऑर्बिटल अगर है आपका, यहाँ पे आपका ऑर्बिटल है 3p ये ऑर्बिटल है, इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन सही है। अब मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शन बताने हैं जो करेक्ट है फॉर द ऑर्बिटल 3p। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। यस, सुभजीत, अरुण से आंसर था लास्ट क्वेश्चन का, वेरी नाइस। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है 3p ऑर्बिटल के लिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ऑप्शन ए अगर आप देखते हो दैट इज 1 रेडियल नोड, 3p के आप रेडियल नोड निकालो। 3p में n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, माइनस 1, so 3 minus 1 2, 2 minus 1 is again 1, so it is having a 1 radial node। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, yes it is having a 1 radial node। 2 radial nodes ये इनकरेक्ट है। अब एंगुलर नोड के बारे में देखो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगुलर नोड is just value of azimuthal quantum number that is L। तो L की जो भी वैल्यू होगी वो होंगे उसके नंबर ऑफ एंगुलर नोड। यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, यानी कि इट इज हैविंग अ 1 एंगुलर नोड, सो 1 एंगुलर नोड। करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दीज बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट, वेरी गुड। सो भूपेंद्र ने आंसर किया है, आदित्य ने किया है, सुभजीत, कलीन ने किया है, सी आंसर भी करेक्ट है, राहुल ने भी आंसर किया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर कोई यहाँ पे चैनल के ऊपर नया है तो पहले IFS केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर कोई नया है तो आने वाले नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि हर रोज अब आपके लिए कुछ ना कुछ हमारे चैनल के ऊपर होगा और आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा।
यस, कलीन का आंसर आया है ए एंड सी, राहुल का आंसर आया है ए एंड सी, आशीष बोल रहे हैं सी इज करेक्ट। सो ए एंड सी बोथ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सेप्टेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कौन सी है? अब ये देखते ही आपको पता होना चाहिए। सबको अच्छे से दिख रहा है ये अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट सबको दिख रही है अच्छे से? ऑप्शन ए में अरेंजमेंट क्या दी है देखो, ऑप्शन ए की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है। सो दिस इज 2p, दिस इज 2s। ऑप्शन बी की अरेंजमेंट क्या है देखो, दोनों भी अपवर्ड स्पिन है और इन तीनों का भी अपवर्ड स्पिन है। एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ऑप्शन सी की अरेंजमेंट क्या है देखो, ये दोनों पेड है, ये 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 की अरेंजमेंट है। अच्छे से दिख रही है सबको? डी की अरेंजमेंट आपको बताती हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेड है, ये अपवर्ड स्पिन है, ये डाउनवर्ड स्पिन है और ये अपवर्ड स्पिन है, दिस इज 2p। यस, सो आंसर क्या है इसका, विच इज एक्सेप्टेबल? वेरी गुड, राहुल, भूपेंद्र, कलीन, राजेंद्र, बाल गोविंद। कलीन बोल रहे हैं इट इज नाइट्रोजन, वेरी गुड। आशीष, आंसर इज सी, वेरी गुड। सो दिस इज एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट बिकॉज एस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल को पूरा फिल करके वो 2p ऑर्बिटल में जाएगा, राइट। सो 2p ऑर्बिटल में जब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, so first these 3 electron will be parallel to each other and they will be unpaired। अगर 4th इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इसके साथ पेयर फॉर्म करेगा। so C is the correct answer। हंस रूल है यहाँ पे, वेरी गुड। ज्योतिर्मयी, वेरी गुड, हंस रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबाउ प्रिंसिपल है, ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई करके हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाते हैं। यस, दीपांशु, ज्योतिर्मयी, विकेश, आशीष, वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोगों ने सही आंसर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन 2s में रहेगा या 2p में? मोहम्मद बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 2s में रहेगा या 2p में? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले 2s ऑर्बिटल को पूरा फिल करेगा, फिर वो 2p ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि हमारा हंस रूल क्या है, lower energy orbitals they are filled first, then electron goes into the higher energy orbital। तो 2s and 2p के बीच में 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, n+l रूल अप्लाई करो। n+l वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम है, तो 2s की एनर्जी कम है तो 2s पहले फुल फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। 2p में जब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सो अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑल ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड, then pairing of electron happens। तो सारे 2p में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, पैरेलल स्पिन, और जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर फॉर्म करेगा विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो यह है हमारा हंस रूल। यस, बाल गोविंद, शुभजीत, संध्या, सी आंसर बोल रहे हो आप। सो I3- में हमें सिर्फ देखना है स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर जो होगा उसके बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब सेंट्रल एटम आयोडीन है, उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 2 आयोडीन सेंट्रल आयोडीन को अटैच्ड है, और ये है आपके 3 लोन पेयर। सो 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर बन गया है 5। टोटल स्टेरिक नंबर 5 यानी कि 5 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन है। 5 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d, ये तो कंफर्म हो गया। अब ClF3 में देखो, ClF3 में देखो, क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड तैयार करता है, तो ये बन गए हैं 3 बॉन्ड पेयर, और ये है हमारे 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 यानी कि अगेन sp3d, sp3d, तो sp3d सी ऑप्शन में दिया है। SF4 का अगर आप देखोगे, SF4 में सल्फर वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये है 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4, और ये है एक लोन पेयर, यानी कि 1 लोन पेयर
4 बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर 5, अगेन 5 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, राइट। तो सी ऑप्शन कंटेन्स ऑल sp3d। वेरी गुड, वेरी गुड। सो संध्या, राहुल, बाल गोविंद देव, शुभजीत, दीपांशु, आशीष, कलीन, वेरी गुड, सबने सही आंसर किया है। सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के लिए आपको एफर्ट्स लेने हैं। ज्योमेट्रीज ऑफ स्पीसीज Br3 plus, Br3 minus, Brf3 are respectively. This is our next question. Yes, आयुषी, आदिति, कलीन, I3 की ज्योमेट्री डिस्कस बिल्कुल करेंगे हम। कलीन I3 की ज्योमेट्री बिल्कुल डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। VSEPR theory, I3 minus is sp3d, ClF3 sp3d, SF4 sp3d, all will have ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। वेरी गुड, अक्षय ने आंसर दिया है। देखो कलीन आपके क्वेश्चन का, अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस और नो? ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो I3 माइनस का स्टेरिक नंबर 5 आया है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया है, ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि यहाँ पर इक्विटोरियल पे 3 पोजीशन, एक्सियल के 2 पोजीशन। अब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को रख दिया। बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन, तो एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे, तो कुछ ऐसी उसकी ज्योमेट्री होगी। अगर आपको पूछा है शेप क्या है, अगर आपको पूछा है इसका शेप क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 1516 रैंक है, ठीक है। राहुल, आपके लिए एक वीडियो हमने काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हमारे ही चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है कि आपकी रैंक अगर इतनी है, अगर आपको इतना स्कोर है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन से NIT मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक वीडियो है IFS केमिस्ट्री के ऊपर अबाउट ऑल अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस, ये वीडियो आप जरूर देखना। बाल गोविंद, शुभजीत, राहुल, आंसर इसी। तो मुझे बताओ इसका शेप क्या है? वेरी गुड आदिति, वेरी गुड आशीष। शेप में वी डोंट कंसीडर लोन पेयर, शेप में हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो इन लोन पेयर को अगर निकाल दिया हमने, तो ये कौन सा शेप आपको दिख रहा है? दिस इज अ लाइन, एक लाइन दिख रही है आपको, तो इस शेप को बोला जाता है लीनियर शेप, इस शेप को बोला जाता है लीनियर शेप, ठीक है। कलीन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है जिसमें हम लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं। ये 3 लोन पेयर है, ये ट्राइगोनल प्लेन हो गया और ये बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री है। शेप में हम क्या करेंगे? लोन पेयर को निकाल देंगे, सिर्फ एटम के ऊपर फोकस करेंगे। एटम लीनियर शेप बना रहा है, यानी कि शेप ऑफ I3 इज लीनियर शेप, ठीक है। वेरी गुड, कलीन, शुभजीत, आशीष, आदिति, बहुत अच्छे से कर रहे हो सब लोग, ठीक है। The geometries of species Br3 plus, Br3 minus, Brf3 are respectively। अब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है उन्होंने I3 के जैसा, I3 के जैसा। यहाँ पे जैसे I3 माइनस है, वहां पे कौन है? Br3 माइनस है, ठीक है ना। अब हमने देखा था I3 माइनस के बारे में, सेम टू सेम सारी चीजें होगी Br3 माइनस के लिए, बिकॉज बोथ एलिमेंट दे आर फ्रॉम ग्रुप 17, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो I3 माइनस के जैसा ही Br3 माइनस के लिए होगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो Br3 माइनस की तो हमें पता चल गई, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सेकंड वाला हमें चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम देखते हैं Br3 प्लस, इसके बारे में क्या है। अरशद, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IFS। सो व्हाट अबाउट Br3 प्लस? Br3 प्लस के बारे में क्या है? देखो सेंट्रल ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सेंट्रल ब्रोमीन की बात करें, इट इज हैविंग टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब ये जो सराउंडिंग के 2 ब्रोमीन है, ये एक सिंगल बॉन्ड तैयार करेंगे। तो दीज आर 2 बॉन्ड पेयर एंड दीज आर 2 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर बन गया है 4 स्टेरिक नंबर, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कंपलसरी। जब भी आपकी VSEPR थ्योरी में जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है,
दैट मीन्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें 2 लोन पेयर है और 2 ब्रोमीन है, तो ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल। यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब BRF3 के बारे में क्या है? BRF3 के बारे में देखो, BRF3 ब्रोमीन ग्रुप 17 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन ने 3 सिंगल बॉन्ड तैयार किए, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर। ये बन गई हमारी 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 3+2 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन एंड बॉन्ड पेयर रिमेनिंग पोजीशन। ये ज्योमेट्री बन गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप क्या है बताओ मुझे, इसका शेप क्या है बताओ मुझे जल्दी से, इसका शेप क्या है बताओ, BRF3 का शेप क्या है बताओ, क्योंकि शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। अगर लोन पेयर को आप हटा देते हो तो वो कौन सा शेप तैयार करेगा? कमेंट में आंसर करो। Yes, very good. Aditi, Colleen, very nice. So it is a T shape, right? ठीक है राहुल, आपके डाउट्स के बारे में हम फिर से एक बार इसके ऊपर बात करेंगे, डोंट वरी राहुल। आशीष बोल रहे हैं सीसॉ, नो, सीसॉ शेप कैसा होता है मैं बताती हूँ आपको। दिस इज अ टी शेप। अगर ये लोन पेयर आप निकाल देते हो सो इट विल लुक लाइक अ टी। ये टी के जैसा है, टी इन्होंने ऐसा ड्रॉ किया है तो ये टी के जैसा शेप है। सीसॉ शेप कैसे होता है देखो, सीसॉ शेप आपको सीसॉ शेप में क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे सपोज एटम्स है। अगर कुछ ऐसी ज्योमेट्री आपको मिली है, एक लोन पेयर यहाँ पर है और ये चारों बॉन्ड पेयर है, तो इस शेप को बोला जाता है सीसॉ शेप। दिस इज अ सीसॉ शेप एंड दिस इज टी शेप। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। टी शेप में 2 लोन पेयर होते हैं, सीसॉ शेप में एक लोन पेयर होती है, बस इतना नोट डाउन करो। टी शेप कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सीसॉ शेप कंटेन ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस आशीष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF मॉलिक्यूल। तो अगर आप HF की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5। तो ये जो वैलेंस शेल है, ये जो वैलेंस शेल है इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, ये p ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करेंगे और इसके अपोजिट एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगा। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सिग्मा बॉन्ड तैयार करेंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग है और ऊपर का एंटी बॉन्डिंग है। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया, अब ये 2 रिमेनिंग है, ये 2 रिमेनिंग है और वैलेंस शेल के 2s ऑर्बिटल के ये 2 रिमेनिंग है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर रिमेनिंग। सो दीज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर they remain as a non-bonding electron pair. So they remain as a non-bonding electron pair. तो 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। So the correct answer is 6. So the correct answer is 6. Yes, Ashish. Very good. SF4 is a seesaw shaped. Very good. So the correct answer is number of non-bonding electron, यानी कि जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में जो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में से एक ही इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड तैयार किया है। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉन बॉन्डिंग इन नेचर, तो वो नॉन बॉन्डिंग टाइप के इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं वो, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, एक बार फिर से बताती हूँ, आपको पता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन HF है, HF के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यानी कि वो सिग्मा बॉन्ड है। H and F they are having a single bond between them। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो s ऑर्बिटल में है।
अब बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो? यस। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2p के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब बॉन्ड कौन तैयार करता है? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, दे विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, ये दो सिग्मा बॉन्ड तैयार करेंगे। अब एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो एंटी बॉन्डिंग तो होगा ही, तो ये यहाँ पे सिग्मा स्टार तैयार हुआ। बट कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के वैलेंस शेल में ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है और उनको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने एक सिग्मा बॉन्ड तैयार किया। अब बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, कलीन पूछ रहे हैं टिप्स टू क्वालिफाई CSIR नेट। तो आपको लास्ट मंथ है, ऐसा आप छोड़ो कि ये लास्ट ही मंथ बचा है, ये दिमाग से आप हटा दो। आपको क्या करना है? जो भी पढ़ाई की है उसे बस रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी पढ़ा है आपने बस रिवाइज करो और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, रिवीजन करते वक्त अगर कोई फॉर्मूला आता है, अगर कोई ट्रिक आती है, अगर कोई रूल आता है तो उसका एक पेज के ऊपर उसकी लिस्ट बनाओ, फॉर्मूला की लिस्ट बनाओ, रूल्स की लिस्ट बनाओ, कोई एक्सेप्शन है उसकी लिस्ट बनाओ। तो रिवीजन करते वक्त आपको फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्ट बनानी है जो आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी रीड कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, बाल गोविंद बोल रहे हैं आंसर इज डी। तो आंसर तो बता दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर इन नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, यस, फ्रंटियर ऑर्बिटल इज होमो एंड लूमो इलेक्ट्रॉन्स। बट इन्होंने क्या पूछा है? देखो ना, इन्होंने पूछा है नॉन बॉन्डिंग, इन्होंने पूछा है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। नॉन बॉन्डिंग का सिंपल मतलब है लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग का सिंपल मतलब है लोन पेयर। तो फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, आपको भी पता है, ऑल दी हैलोजेंस दे आर हैविंग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग पूछे है इसलिए हमारा आंसर आ गया कि 3 लोन पेयर होते हैं फ्लोरीन के ऊपर, यानी कि 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स इट। ठीक है राहुल, आपको ऐसा लग रहा है कि 8 है, विल चेक दिस अगेन। आप एक्सप्लेन करो कि क्यों 4 होगा आंसर और कौन से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे, हमें भी बता दो, हम भी सारे लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, सो आप जो बोल रहे हो होमो प्लस लूमो है, वो कौन से होमो और कौन से लूमो के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो कौन सा होगा? ये होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा होमो। एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा होगा? उसके ऊपर का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, राइट। सो शकीर, यू आर न्यू स्टूडेंट, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप नए हो, कैसे लग रहे हैं आपको? सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं? सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं? ये सब DU MSc एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग तो हर एक एग्जाम के लिए है। अभी DU JNU की एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए हमने उसकी सीरीज स्टार्ट की है। अगर बाकी किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करते वक्त भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी अच्छे ही है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, केमिकल बॉन्डिंग वहां पे होगा ही होगा। तो सारे स्टूडेंट को सेशन अटेंड करना है। ठीक है, ठीक है शकीर, इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, सिर्फ DU MSc के लिए है ऐसा नहीं है, आपको भी ये सेशन अटेंड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है राहुल, हम इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से आएंगे, फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसका देखेंगे। क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछते वक्त सिर्फ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा होता तो ये आंसर 6 इलेक्ट्रॉन होता। अब इनको और क्या क्या चाहिए,
इस क्वेश्चन के ऊपर हम फिर से आएंगे, बाकी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ a very important question, correct statement regarding magnetic properties, correct statement regarding magnetic properties of NO, O2, B2, C2 in their ground state, ठीक है। DU के एग्जाम की अभी नोटिफिकेशन तो इस MSc एंट्रेंस एग्जाम की आई नहीं है, बट वो जून अराउंड होते हैं, मई जून में ये सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी डेट आ सकती है, तो ये अच्छा होगा कि हम प्रिपेयर रहे, ठीक है। कब आएगी ये तो पता नहीं है, बट मई जून में वो आती है डेट, और ये अच्छा होगा कि हम अभी से प्रिपेयर हो, ठीक है। बताओ, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ NO, O2, B2 एंड C2, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ जल्दी से। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आपको यहाँ पे बताना है कि विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, NO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, दैट विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, बता दो। दीपांशु बोल रहे हैं आंसर इज बी, कलीन बोल रहे हैं आंसर इज बी। डेट तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, डेट के बारे में हम देखेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको वो नोटिफिकेशन IFS के ऊपर मिल जाएगा, डोंट वरी। यस, तो बी आंसर। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग आंसर इज बी। राजेंद्र कुमार सी बोल रहे हैं, दिलीप कुमार सिंह बी बोल रहे हैं। अब देखो, NO की अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हो, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ग्रेटर देन 14 है, तो इसकी डायग्राम होगी सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी शेल में, पी शेल के ऊपर फोकस करो, 1 2 3। ऑक्सीजन के पास 4 है, सो 1, सॉरी पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4। अब दिस इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया पैरामैग्नेटिक। O2 की डायग्राम भी ऐसे ही आएगी, सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ऑक्सीजन ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, अनदर p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं B2 की। B2 का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 5 + 5 10 ही है, लेस देन 14 है, तो इसकी p ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होती है पाई सिग्मा, इस टाइप की। बोरॉन के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। C2 कार्बन के वैलेंस शेल में 2 p इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन के 4 बन गए, सो 1 2 एंड 3 4, ये तो सारे पेयर्ड है, सो C2 इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन है? NO है, O2 है, B2 है। NO O2 B2 ये तीनों पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। सो NO O2 B2 कौन सा ऑप्शन है? देखो यहाँ पे C2 दिया है, ये कैंसिल करो, B2 O2 एंड NO, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, वेरी गुड। किन किन लोगों ने सही आंसर किया है? देखो, अरशद, मंदार, आदिति, ज्योतिर्मयी, सरफेस केमिस्ट्री, दिलीप कुमार, राहुल, वेरी गुड, दीपांशु, कलीन, सब लोगों ने सही आंसर किया है, गुड। IIT एग्जाम के लिए आप अगर चाहते हो सिर्फ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आशीष का आंसर है बी, वेरी गुड। अरशद ने भी बी आंसर किया है। तो IIT एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई भी अगर IIT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आपको टेस्ट सीरीज यानी कि पूरे साल भर आपको हर वीक में एक टेस्ट चाहिए,
ऐसा अगर है तो आप आईएफएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आईएफएस ने ऐसी टेस्ट सीरीज लाई है जिसमें हर मंडे को आपको एक टॉपिक की टेस्ट दी जाएगी और उसका वीडियो सोल्यूशन यानी कि हम वीडियो फॉर्मेट में एक उसी टेस्ट का सोल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें आपके सारे टेस्ट के क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो अगर आपको आईआईटी जैम के लिए टेस्ट सीरीज किसी आपके फ्रेंड को ज्वाइन करनी है, आपको ज्वाइन करनी है, तो 5 अप्रैल को वो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। हर मंडे को एक टॉपिक की टेस्ट आपको मिलेगा और ये टेस्ट सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं आती है। तो एग्जाम डे तक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे और उनका वीडियो सोल्यूशन मिलता रहेगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करो। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर दिया है 9172266888, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो। बट ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हैं और आपकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सारे आईआईटी जैम एस्पायरेंट के लिए मेरा यह सजेशन होगा, आप जरूर ये टेस्ट सीरीज परचेस करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाल गोविंद, आप सेकंड ईयर में हो, बीएससी सेकंड ईयर में हो, यस, तो आपको तो टेस्ट सीरीज लेनी ही चाहिए। ये पूरे साल की टेस्ट सीरीज है, पूरा 1 ईयर आपको टेस्ट देने को मिलेंगे, इसका सोल्यूशन मिलेगा और अच्छे से डिटेल में आपकी पढ़ाई हो जाएंगी। आप अगर ऑर्गेनिक का स्टडी करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन बुक जो बेसिक है ऑर्गेनिक की, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आयुषी बोल रही है आप भी सेकंड ईयर में है, वेरी गुड, आप सब लोग सेकंड ईयर से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आयुषी भी सेकंड ईयर में है, बाल गोविंद जी भी बीएससी सेकंड ईयर में है। आप अगर फुल ईयर का आईआईटी जैम का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कोर्स भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पूरे साल आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके स्टडी की भी और आईआईटी जैम की भी। तो ये आप कोर्स के बारे में जरूर सोचना। कोर्स में भी हमने पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस डिटेल में कवर किया है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी उस लेक्चर को देख सकते हो। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। टेस्ट सीरीज जिनको ज्वाइन करनी है वो अभी से कर लो, क्योंकि हर एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आदिति, नहीं सेशन नहीं हुआ है, हमारे कुछ क्वेश्चन बाकी है, अभी भी हम स्टार्ट करेंगे। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग 4 xenon compound XgO2, XgF4, XgF6, XgO3. The pair of xenon compound expected to have non-zero dipole moment. अब ध्यान से देखो, non-zero dipole moment यानी कि उस कंपाउंड की कुछ तो डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। हमें ऐसे कंपाउंड रिजेक्ट करने हैं जिनकी डाइपोल मूवमेंट 0 है। तो डाइपोल मूवमेंट 0 यानी कि सिमेट्रिकल कंपाउंड रिजेक्ट करो और वो कंपाउंड चॉइस करो, वो कंपाउंड चूज करो जो अनसिमेट्रिकल है, जिनमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं XgF4 से। तो XgF4 की ज्योमेट्री कुछ ऐसी आएगी, 1 2 3 4, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब ये पूरा सिमेट्रिकल है। डाइपोल मूवमेंट, सारे लोग एक दूसरे की डाइपोल मूवमेंट कैंसिल करेंगे, तो ये ऑप्शन आप रिजेक्ट करो। XgF4 सिमेट्रिकल है, डाइपोल मूवमेंट इसकी 0 है, बट हमें नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट चाहिए। अब ऑप्शन बी देखो, XgF2 एंड XgF4। XgF4 को तो हमने कैंसिल ही किया है। XgF2 एंड XgO3, इसमें क्या है देखो, XgF2 का शेप कैसे आएगा, जेनॉन 1 2। जेनॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फ्लोरीन के साथ ये 2 बॉन्ड तैयार करेगा, ये बन गए 2 बॉन्ड पेयर। ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। सो दीज आर 3 लोन पेयर। 2 + 3 स्टेरिक नंबर बन गया है 5, यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 1 2 3 4 5। अब 3 लोन पेयर यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे, बिल्कुल सिमेट्रिकल बन गया। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट भी 0 आएगी, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, ऑप्शन डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। यस दीपांशु, राहुल, डी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बोलोगे XgF6 डाइपोल मूवमेंट 0 क्यों नहीं है, 6 बॉन्ड पेयर है, तो ये ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं है? इसका आंसर कोई बता सकता है? राहुल, इसका आंसर बता सकते हो?
कलीन, दीपांशु, आप एक्सप्लेन कर सकते हो Xzip6 इसकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो क्यों है? ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं है? बता सकते हो आप में से कोई? Xzip6 अगर आप बात करते हो Xzip6 की, xenon hexafluoride. Xenon valence shell contain 8 electron 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of that 6 fluorine form a 6 bond 1 2 3 4 5 and 6. So these are 6 bond pair. This is one lone pair. अब टोटल स्टेरिक नंबर बन गया है 7 स्टेरिक नंबर बन गया। अब क्या होता है देखो, xenon ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला था, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रेगुलर कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है। दिस इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये बन गए हैं 6 बॉन्ड पेयर, बट 6 बॉन्ड पेयर के अलावा यहाँ पे एक लोन पेयर भी तो है, एंड दिस लोन पेयर ऑक्यूपाइज वन ऑफ द फेस। किसी एक फेस के ऊपर जाके वो ऑक्यूपाई होती है और उस फेस को डिस्टॉर्ट करती है। इस फेस को ये क्या करेगी? डिस्टॉर्ट करेगी। सो दिस ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री ना होने की वजह से डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो आती है, डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं आती है। यस अर्शद, ड्यू टू वन लोन पेयर, राइट। कलीन, दिलीप कुमार, कलीन, वेरी गुड, यस, गुड गुड गुड, सारे लोगों ने सही आंसर किया है। इसका सही आंसर ये है, ठीक है, ओके। लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, वेरी गुड दीपांशु। ये जो एक लोन पेयर है ये शेप को डिस्टॉर्ट कर रही है, यानी कि ये एक्टिव लोन पेयर है, इसलिए तो वो डिस्टॉर्ट कर पा रही है। दैट इज अ स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, ठीक है। अब देखो, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज सीसॉ शेप किसका है? ये बताओ, सीसॉ शेप किसका है? बताओ, सीसॉ शेप किसका है? बताओ। सीसॉ शेप के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? It should have a 4 bond pair and 1 lone pair. सीसॉ शेप में 4 बॉन्ड पेयर होती है, एक लोन पेयर होती है। यस बताओ, जल्दी से बताओ। आपने एग्जाम्पल भी दिया था, किसका शेप सीसॉ है? किसका शेप सीसॉ है? आपने ही एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कमेंट में आपने। यस आदिति, SF4, अरशद बोल रहे हैं आंसर इज ए, गुड गुड, ठीक है। भूपेंद्र बोल रहे हैं आंसर इज ए, कलीन बोल रहे हैं बी। सीसॉ शेप में वी वांट 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर, 4 फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड तैयार किए और एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर को यहाँ रखो, 4 बॉन्ड पेयर को यहाँ रखो, ये जो शेप बनेगा। जब आप इस लोन पेयर को इग्नोर करोगे, अब ये लोन पेयर क्या करती है? इनको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करती है ड्यू टू रिपल्शन, और ये शेप बन जाता है सीसॉ शेप, ठीक है। दिस इज अ सीसॉ शेप। इज आर, अब ये SF4 तो सीसॉ है, बाकी कौन सा है क्या? Xzf4, ये तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 2 लोन पेयर, ये तो स्क्वायर प्लेनर बन गया, ये कट कर दो। और कोई है सीसॉ शेप? सी, दीपांशु बोल रहे हैं सी भी है, चलो चेक करते हैं सी है कि नहीं है। ClF4 प्लस, सो ClF4 में क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। 4 फ्लोरीन क्या करते हैं? 4 बॉन्ड पेयर तैयार करते हैं, तो ये 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, बिल्कुल सही है। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, अगेन दी ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्टेरिक नंबर 5 बन गया, और ये 4 फ्लोरीन यहाँ पे आएंगे। अगेन दिस इज अ सीसॉ शेप, ठीक है, कोई बात नहीं कलीन। SF4 एंड ClF4 प्लस बोथ आर हैविंग सीसॉ शेप, वेरी गुड। यहाँ पे इज और आर लिखा था, यानी कि ये मल्टीपल सिलेक्ट करने वाला क्वेश्चन था, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। चलो आपको एक होमवर्क के लिए एग्जांपल देते हैं। लोएस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, लोएस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये एग्जांपल आप सॉल्व करो, और HF का जो आपका डाउट था फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, उस क्वेश्चन के ऊपर फिर से रिसर्च करके फ्रंटियर और फिर नॉन बॉन्डिंग किसको कंसिडर करना है क्वेश्चन में, ये एक बार फिर से चेक करके कमेंट में उसका आंसर में डाल के रखूंगी।
तो आपका वो फ्रंटियर ऑर्बिटल वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो HF के आंसर के बारे में मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक्सप्लेनेशन डाल के रखती हूँ, वो जाके आप चेक करो। ये एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए लो। अब नेक्स्ट मेन ग्रुप केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम कल मिलेंगे। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री के डिस्कशन में जरूर प्रेजेंट रहना, मेन ग्रुप इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, seesaw means one lone pair and 4 bond pair. We will not forget. Very good, Colleen. Very nice. बाल गोविंद ने सी आंसर बताया। ये तो होमवर्क है, ये आप करके रखो। मिलते हैं कल एग्जैक्टली 2 PM ऑन IFS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।